बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज चाइना के लिए एक बड़ा ही खतरनाक दिन है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है लेंग चेंग। ये असल में ताइवान के अगले प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं और अवाम ने इनको भारी अक्सरियत के साथ ताइवान का प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया है। अब चाइना के लिए ये जो जीत है, ये आप समझ लें सिवाय अब जंग के उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो शख्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जो विक्ट्री इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये चाइना से इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि इन्होंने ओपनली कहा है कि ताइवान की इंडिपेंडेंस, आज़ादी मैं आपको लेकर दूंगा। और उन्होंने कहा है कि किसी सूरत हमने चाइना के साथ कभी न शामिल होना है, ना होने देंगे। और उन्होंने कहा था कि मैं हर सूरत मिलिट्री का बजट बढ़ाऊंगा। ये चाइना से इतनी नफरत करते हैं और चाइना इनके इतने खिलाफ है कि ये कहते हैं कि हमने आज़ादी लेनी है, हम उसके बाद चाइना की वन चाइना पॉलिसी को तितर बितर करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर ममालिक को मैं ऐसा खेल बनाऊंगा कि उसके बाद दुनिया हमें तस्लीम करेगी और हम चाइना से परमानेंटली अलग हो जाएंगे। देखिए, इस शख्स के बारे में आप अच्छी तरह समझ ले कि इसको चाइना ने बैन किया हुआ है। ये चाइना में दाखिल नहीं हो सकता और ना ही ये हांगकांग में दाखिल हो सकता है। हालिया हुआ ये था कि जब वाइस प्रेसिडेंट थे पार्टी के, तो ये गए थे अमेरिका के दौरे पर। और जब ये दौरे पर गए तो चाइना में खलबली मच गई। इन्होंने अमेरिका को जाकर कहा कि मुझे चाहिए हथियार वो वाले चाहिए कि मैं चाइना का कर सकूं मुकाबला। उसने कहा कि इस सारी सूरत हाल में हमें पूरी जंग में भी जाना पड़े, हम चले जाएंगे। इनकी जो पार्टी है डीपीपी, उन्होंने 40% वोट लिए हैं और जिसको चाइना बैक कर रहा था KMT, उन्होंने 33% वोट लिए हैं। अब अजीब सूरत हाल ये है कि आज तक कभी डीपीपी इक्तदार में नहीं आई। पहली मरतबा जब इक्तदार में आई तो ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, ये उनकी प्रेसिडेंट बनी और दूसरी दफ़ा फिर प्रेसिडेंट बनी। लेकिन ये असल में थी तो अमेरिका के साथ और ये यानी चाइना के खिलाफ थी। लेकिन जिस तरह ये शख्स चाइना के खिलाफ है, ये तो ओपनली कहता है कि हमने अपनी आज़ादी रहनी है। और चाइना ने हालिया, आपको जानते हैं, शी जिनपिंग ने कहा था, उसने कहा था कि किसी सूरत हम अनकरीब हमला कर देंगे। और इन्होंने इतनी, चाइना ने इस सारे मामले पर यानी सेंसिटिविटी दिखाई है कि चाइना के लिए अगर दुनिया में कोई ये शख्स लफ्ज़ कह दे कि हम ताइवान का दौरा करते हैं या उसको तस्लीम करने की बात करते हैं, तो वो कहता है कि मुझे पूरी दुनिया को आग भी लगानी पड़े तो मैं लगा दूंगा। असल में चाइना में हुआ ये था कि वहाँ पर एक खाना जंगी हुई थी और उसके बाद फिर ताइवान की रियासत बन गई। चाइना ने अपने आप को डेवलप किया और डेवलप करते करते अब इस लेवल पर आ गए कि अब ताइवान ने इतना अपने आप को डेवलप कर लिया है, इतना डेवलप कर लिया है कि ताइवान दुनिया का बहुत बड़ा, यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, दुनिया के अंदर ये जो चिप्स बनती हैं वो ताइवान से आती हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर। और ग्लोबल चिप का जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो ताइवान है। ताइवान के यहाँ लोग बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और वो असल में अमेरिका को फॉलो करते थे। उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। अब वो मिलिट्री के अंदर इतना आगे जा चुके हैं, अमेरिका उनकी मदद भी करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर यानी ताइवान के जो करोड़ों लोग हैं, उन्होंने इनको वोट दिया है। यानी उन्होंने अपना ये फैसला सुना दिया है कि हमने चाइना के साथ नहीं जाना। एक तो लैंड के हवाले से, दूसरा जगह के हवाले से और तीसरा उसकी अपनी ये मलकियत है। उसने कहा मैंने किसी सूरत ताइवान को नहीं छोड़ना। अभी चंद दिन पहले उसने क्लियरली ऐलान कर दिया था कि किसी भी वक्त हम शामिल करेंगे। अब इसका जो बराह रास्त असर है वो यमन वाली जंग पर कैसे पड़ेगा? देखिए, ये जो शख्स है, इसने काम ये करना है कि इसने अमेरिका और यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात बड़े पैमाने पर सेट करने हैं और वो ऑलरेडी कर रहा है। ये पहले भी गया था जब विजिट के ऊपर, तो चाइना ने इतना बुरा मनाया था, उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट था। उसने कहा मैं पिछली प्रेसिडेंट की पॉलिसी जारी रखूंगा। एडिशन ये है कि हमने पूरी तरह आज़ादी लेनी है। यानी ये आज़ादी नहीं है कि दुनिया हमारे पास आती है, माल सब करते हैं, लेकिन हमने ये भी आज़ादी देनी है कि हमें तस्लीम करें और वन चाइना पॉलिसी को नहीं। आपको याद होगा कि जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी तो उस वक्त मामला ये हुआ था कि मोदी को मशवरा ये दिया गया था कि हम ताइवान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आपको याद होगा लद्दाख और ये तमाम जगहों पर एक लड़ाई होगी थी उनकी फौजों की, तो मोदी ने उस वक्त बैनर लगवा दिए थे पूरे दिल्ली के अंदर कि ताइवान को हम कबूल करेंगे और ये वो। उस वक्त चाइना ने एक बात कही थी, उसने कहा था कि अगर तुमने ये काम किया तो लद्दाख तो छोड़ो, कश्मीर तुम्हारे हाथ से ऐसे निकलेगा और उसके अलावा जितना
जो इंडिया का इलाका है वो बहुत सारा हाथ से निकल जाएगा, जिसको ताइवान कहता है कि ये इंडिया का इलाका है, और चाइना कहता नहीं जी हमारा इलाका, और इंडिया भी कहता है, क्योंकि ताइवान हमेशा उसकी मुखालफत करता है जहां पर चाइना हो, यानी चाइना जिसको सपोर्ट करता है। तो ये सूरत हाल पैदा हो गई थी कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम इतना बम मारेंगे, इतना मिसाइल मारेंगे, और जरूरत पड़ी तो एटमी हमला भी कर देंगे, यानी किसी सूरत ये गलती ना करना। उसने कहा फिर हम आपके साथ जो काम करेंगे, यानी जो सूरत हाल होगी वो आपको उसका अंदाजा नहीं है, यानी कश्मीर तो जाएगा, लद्दाख तो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में जाएगी। तो इंडिया उसके डर गया था। अब सूरत हाल ये है, तो उसने कहा था, यहाँ तक मैसेज दिया था कि आप आग से खेले और ये आग आपको जलाकर राख कर देगी। यानी आप सोचें कि चाइना इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। चाइना ने जो तरक्की की है वो कमाल है। अब हो क्या रहा है, यमन की जो लड़ाई है उसको आप फिलहाल भूल जाएं। अब चाइना का जो मामला है वो थोड़ा अलग हो गया। ताइवान का वो बंदा प्रेसिडेंट आ गया, ये आसानी के साथ ये बंदा, ये असल में डॉक्टर था, और डॉक्टर के बाद ये सियासतदान बन गया, और उसके बाद अब ये इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, और ये बड़ा काबिल तरीन बंदा था, और ये अब जाकर देखिए कहाँ पर चला गया। अब वो प्रेसिडेंट बना, और उसने क्लियरली कहा है कि पहले तो हमने चाइना को फारिग करना है और अपनी आज़ादी। उसने कहा ये भूल जाए चाइना, चाइना का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ उसने कहा तो हमारे मिसाइल और चीज़ें तैयार है, फिर आए और लड़ ले। और ताइवान की जो अवाम है उन्होंने भी इसको जो वोट दिया है उसमें भी बड़ा क्लियर फैसला। अब चाइना ने असल में आज तक काम ये किया है कि उसे बड़े बड़े ममालिक के अंदर मदाखलत नहीं की, जैसे अमेरिका मदाखलत करता है, जैसे बाकी सारी ताकतें करती हैं, तो चाइना ने नहीं की। उसने कंस्ट्रक्शन पर बिलीव किया है, पैसा कमाया है, इकोनॉमी बेहतर की है। लेकिन उस चक्कर के अंदर हुआ ये है कि ख़ास तौर पर इंडिया ने और ये ताइवान और ये बहुत सारी जगहों के ऊपर ये जो सिलसिला शुरू हुआ है अब उसके कंट्रोल से बाहर है। अब यमन वाली जो लड़ाई है उसमें इसका लिंक क्या बनता है, आप भूल जाएंगे यमन को, जो जंग यहाँ पर होने वाली है। अगर यमन की जो लड़ाई है, जंग है, उसमें अमेरिका जीत गया किसी भी वजह से, चले उसका 10% चांस है फिलहाल, क्योंकि ये लड़ाई तो पूरे खित्ते में फैलने वाली, इसको तो आप भूल जाएं। ये पूरे खित्ते को जलाकर राख कर देगी, और शायद ये पूरे वर्ल्ड को जला देगी, क्योंकि ये तीसरी जंग अजीम का शाखसाना है और ये होना ही होना है। देखिए इसराइल ने कमाल काम किया है तो वो दुनिया का घटिया तरीन मुल्क, लेकिन कमाल उसने काम ये किया है कि अपने गले से बला डालकर पूरे वर्ल्ड को आग में उसने धकेल दिया है। यानी उसने जो काम था, जो आप सोचे, हकीकत टीवी आपको कई सालों से बता रहा है कि उनके यहाँ ये चीज़ पाई जाती है कि ये बड़ी जंग होनी है, आपने करनी है बड़ी जंग, तभी तो जाकर हम दुनिया पर राज करेंगे। अब सीन कुछ ये है कि अगर यमन में अमेरिका ये जंग जीत जाता है और हार जाता है, दोनों सिनेरियो के अंदर ताइवान का मामला कितनी बड़ी आग उगलने वाला है। देखिए अगर तो ये अमेरिका जंग हारता है, चाइना की पूरी कोशिश होगी कि अमेरिका ये जंग हार जाए, और इस सूरत हाल में उसको ईरान के हाथ बड़े मजबूत करने पड़ेंगे, और उसकी जो पॉलिसी है कि वो दूसरे ममालिक के अंदर मदाखलत नहीं करता, शायद अब वो भी चेंज और उसको करना पड़ेगी। अगर तो अमेरिका ये जंग हार जाता है तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका यहाँ पर तितर बितर हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन वाला मामला साथ है, फिर वो ताइवान की मदद करने के लिए नहीं आ सकता। और बंदा इस वक्त ताइवान की कुर्सी पर वो आ चुका है प्रेसिडेंट के तौर पर, जो चाइना से नफरत की हर हद पार कर चुका है, जो कहता है कि मैंने मिलिट्री बजट इतना बढ़ा देना है कि हम चाइना से आसानी के साथ जब लड़ाई हो तो हम इसको चित कर सके। सोचे जिसके दिमाग में ये चीज़ है, और मिलिट्री बजट बढ़ाने के लिए वो कह रहा है कि अब हमें अपॉर्चुनिटी कायम करना पड़ेगी, हमें इसको टूरिस्ट हब बनाना पड़ेगा, दुनिया यहाँ पर आए, पैसा लगे, मिलिट्री आए, अड्डे से लेकर पता नहीं क्या कुछ उसके दिमाग में है, वो ये करना पड़ेगा उसको, और वो करने के लिए तैयार है और वो करेगा। उसने अपनी अवाम को ये पॉलिसी दी थी कि मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ, तब मुझे वोट देना, तो अवाम ने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद अगर ये अमेरिका जंग हार जाता है तो आप ये सोचें कि यहीं पर उसका कब्रिस्तान बन जाएगा, तो ताइवान की एनेक्सेशन जो है वो आसानी के साथ फिर चाइना के साथ हो जाएगी, यानी उसको वो शामिल कर लेगा, और वो जाहिर सी बात है एक न्यूक्लियर और ये तमाम चीज़ें बॉर्डर पर ला देगा और कहेगा कि मैं आ रहा हूँ हमला करने के लिए, तुम ये कर सकते हो तो कर लो। फिर जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर उसकी पोजीशन वीक होगी। अगर किसी भी वजह से अमेरिका इस खत्ते के अंदर ये जंग जीत जाता है, जो कि अमेरिका ने नहीं जीतनी, लेट्स से चाइना ये चाहेगा कि अब ये हारे, अगर वो जीत जाता है तो अमेरिका का अगला टारगेट होगा कि हमने ताइवान को हर सूरत मजबूत करना। वो क्या करेगा, वो वन चाइना पॉलिसी खत्म करेगा। सबसे पहले वो कहेगा कि हम ताइवान को तस्लीम करते हैं,
और ताइवान को उसने तस्लीम किया तो उसके साथ जाहिर सी बात है 20-25 ममालिक और करेंगे। तो आज तक एक वन चाइना पॉलिसी ये है दुनिया की कि दुनिया ने इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया समेत, अमेरिका समेत सारी दुनिया में चाइना ने अपनी इतनी पावर बनाई है कि वन चाइना पॉलिसी होती है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि वन कंट्री टू सिस्टम, वो ये बिलीव करते हैं, यानी वो कहते हैं चाइना और ताइवान एक मुल्क है, सिस्टम दो चल रहे हैं, यानी वहां पर अलग सिस्टम है, यहाँ अलग सिस्टम है। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होता है और आज़ाद कश्मीर में अलग प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन सिस्टम एक है। अब वो कहते हैं जी हमारा भी ये सिस्टम है, लेकिन जाहिर सी बात है कहने की हद तक है। अब इस सारे मामले के अंदर वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी जब अमेरिका ये काम करेगा। वो कहेगा कि टू सिस्टम तब हो जाएंगे जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी तो दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं करती, फिर भी ट्रेडिंग में उन्होंने किया, फिर भी उन्होंने तरक्की इतनी की है कि वो आसमान पर चले गए हैं। अगली सूरत हाल क्या होगी? अगली सूरत हाल ये होगी कि उन्होंने फैसला ये किया है कि वन चाइना पॉलिसी अगर हम उसको करते हैं ख़त्म, तो फिर वहाँ पर फौजी अड्डे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और बहुत सारी ताकतें आएंगी चाइना के खिलाफ मदद करने के लिए ताइवान की। अगर अमेरिका यहाँ से जीत जाता है तो अगर वो आ जाएंगी तो फिर चाइना, देखिए जो मर्जी आप कह ले, चाइना बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, राज कर रहा है, वो शायद अगले 100-200 साल तक भी उसको कोई बीट नहीं कर सकता और दुनिया की अगली सुपर पावर भी वही है। लेकिन जब आपकी जंग होती है तो फिर जो आपका नुकसान होता है उसको तो आप समझ सकते हैं। लेट से अब हमास के साथ लड़ाई हो रही है, ठीक है, इसराइल की फौजों को मार पड़ रही है, बड़ा नुकसान है, लेकिन क्या इसराइल इस वक्त उसकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई, चीज़ें हो गई हैं, तो क्या उसने 22,000-24,000 बंदा नहीं मार दिया, बिल्डिंग्स तबाह नहीं वहाँ पर कर दी? क्या उसने जंग को अपने खित्ते से बाहर नहीं ले गया? यमन पर हमला नहीं हो रहा? तो इस सारे मामले के ऊपर आज से चाइना के लिए ये जंग जो है यमन की, वो जीतना बहुत ज़्यादा अहम हो गया है कि वो अमेरिका को यहाँ पर गर्क करे, ये जंग और यूक्रेन वाली। क्योंकि यूक्रेन के अंदर अगर वो पूरी तरह रूस, और वो कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो आप देखें कि चाइना का पेमेंट गेटवे सिस्टम रूस अगर इस्तेमाल ना करता तो सड़कों पर आ चुका होता, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये सारी सूरत हाल वहाँ पर और यहाँ पर करते करते उनको रूस वाला महाज भी जीतना है और ये महाज भी। और इस महाज के अंदर दुनिया में जो तीसरी जंग अजीम छेड़ी जा रही है अमेरिका को इस्तेमाल करके, वो आप देख लें कि जो मर्जी, देखिए चाइना की दुनिया के अंदर पावर है, लेकिन जो आज भी इन्फ्लुएंस अमेरिका का है और इसराइल का है वो तो चाइना का नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत हद तक कम हो गया है, बड़ा कम हुआ है। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि 57 इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन कोई भी इस वक्त इसराइल के खिलाफ उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी फौजें रवाना करूँ, माँ सिवाय उस ईरान उसने बैक किया है या लिबनान ने बैक किया है या यमन है, इनको आप निकाल दे। बाकी जो है इवन के अर्दोगान, वो कहते थे मैं तो लीडर, वो नहीं भेज सके। हत्ता कि उन्हीं के नेटो के मेंबर अमेरिका ने पूरे का पूरा नेटो का सामान और अमेरिका ने अपने हथियार दिए इसराइल को मारने के लिए, और इसराइल को दिए कि वो जाओ तुम ये करो फ़लस्तीनियों के साथ। लेकिन वही नेटो के अंदर दुकान है वो नहीं भेज सके। वो ड्रोन भेज देंगे, अजरबैजान को भेजे हैं उसने, लेकिन यहाँ नहीं भेज सका, वो हमास को नहीं उसने भेजे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि अमेरिका की ताकत आज भी कितनी ज़्यादा है। और आप उन मुस्लिम कंट्रीज़ को देख लें जिन्होंने सुक्की सुक्की से मजम्मत की है। तो अमेरिका चाहे डॉलर अब कम हो गया, लेकिन अभी भी उसका पूरी दुनिया के अंदर डंका तो बजता है। फ्यूचर के अंदर अलग बात है, 2075 के अंदर जाकर इंडिया बीट करेगा, यानी अमेरिका को सेकंड नंबर पर आएगा, चाइना फिर भी होगा। लेकिन इस सारे मामले पर जो सिस्टम की जड़ों में अमेरिका बैठा हुआ है, जिस मुल्क में चाहेगा वो हुकूमत भी आज भी गिरा सकता है, बड़ी उसकी ताकत है। कुछ जगहों पर ठीक है, उसका मिडल ईस्ट से लेकर अफ्रीका और यहाँ तक उसका जो था एक दबदबा वो ख़त्म हुआ है, लेकिन यहाँ सूरत हाल बड़ी अलग है। सो इस वक्त मामला ये हुआ है कि इस वक्त ताइवान की जो जीत है वो असल में चाइना के लिए तो बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि बंदा वो आ गया जिसने कहा है कि उसने तो हर हद पार कर देनी है। तो यहाँ पर यमन को, यानी आप भूल जाएंगे, अगर यहाँ पर यमन हार गया और यहाँ पर कुछ हो गया तो आप भूल जाएंगे इस जंग को। जो जंग यहाँ पर होनी है ताइवान वाले मामले पर, उसका तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने कहा है कि उन्होंने पिछले दिनों में कहा था किसी भी वक्त हम ताइवान को शामिल कर लेंगे। तो ताइवान को शामिल करना तो वो तो न्यूक्लियर चलने वाली बात है। सो लिहाजा आज जो बंदा आ गया ये चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। और करते करते फिर उसको अपने बहरी बेड़े और ये चीज़ें सब कुछ भेजना पड़ेगा।
और चाइना इस मामले में इतना ज़्यादा हसास है कि अगर आप ये कह देंगे कि हम आपको भी तस्लीम करते हैं लेकिन हमें कुछ ताइवान के लिए, या आप नाम लें ताइवान का चाइना के बगैर, चाइना आपका गला मरोड़ देगा, इतना वो हसास है इस मामले के अंदर। तो सूरत हाल तो बड़ी सेंसिटिव हो गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।